आज दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताएं। दूरस्थ शिक्षा की 5 आवश्यकताएं हैं। नंबर 1, मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री क्या है? जो कुछ हम किसी रजिस्टर में या ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ लिख करके हम बच्चों को समझाते हैं वो हमारी मुद्रित सामग्री है। श्रव्य सामग्री जिससे सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल फोन। तीसरा है अध्ययन सामग्री। अध्ययन समूह सामग्री है। अध्ययन समूह सामग्री। जिस चीज का अध्ययन करना है वो सारी सामग्रियों को हम एकत्रित करके एक समूह में बैठ करके तब उसको हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। कंप्यूटर आधारित सामग्री क्या है? दूरस्थ शिक्षा में कंप्यूटर आधारित सामग्री सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कंप्यूटर पे बैठते हैं या कंप्यूटर को देखते हैं, जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं उस चीज़ को हम बड़ी आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से निकाल के उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसमें सारी सामग्रियाँ एकत्रित रहती हैं। फिर आता है रेडियो एवं दूरदर्शन। रेडियो, दूरस्थ शिक्षा रेडियो के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। कैसे? जब रेडियो हम ऑन करते हैं, रेडियो को चलाते हैं, उस समय जो भी शैक्षिक कार्यक्रम आता है हम उसको अपने घर बैठे सुन सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है भारत में दूरस्थ शिक्षा। भारत में दूरस्थ शिक्षा क्या है? भारत में दूरस्थ शिक्षा, भारत में सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा कब शुरू की गई? इसको जानते हैं? ये शिक्षा भारत के 50वें दशक में। किसके? अगर आपसे पूछा जाता है किस दशक में भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रारंभ की गई? 50 के दशक में। सन 1959 ईस्वी में। कितने? सन 1959 ईस्वी में सबसे पहले रेडियो दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया। यह देश के 6 राज्यों, ढेर सारे गांवों में ये शिक्षा शुरू की गई। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था सन 1865 सन 1965 माध्यमिक शिक्षा एवं पत्राचार कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी पत्राचार की शिक्षा
प्रदान करने लगे या की जाने लगी। दूरस्थ शिक्षा भारत में सर्वप्रथम 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से शुरू किया गया। इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला, मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, शिमला विश्वविद्यालय हिमाचल, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू। अगला आगे है, ऊपर से लिखते हैं, मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ, मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ। अगला है श्रीनगर विश्वविद्यालय श्रीनगर। लिख दें, वैसे जान लीजिए, श्रीनगर विश्वविद्यालय श्रीनगर। बम्बई विश्वविद्यालय मुंबई, नोट कर लेना, बम्बई विश्वविद्यालय मुंबई। भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मदुराई विश्वविद्यालय मदुराई, अन्नामलाई विश्वविद्यालय अन्नामलाई। ये इसके प्रमुख केंद्र हैं, अन्नामलाई विश्वविद्यालय अन्नामलाई। उदयपुर विश्वविद्यालय उदयपुर, उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा, उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा। केरल विश्वविद्यालय केरल, हो गया। ये हैं दूरस्थ शिक्षा के केंद्र। इतने केंद्र भारत में प्रचलित हैं। सबसे पहले 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1969 में 79 में 88 में हर जगह माध्यमिक शिक्षा। और कहाँ इसके पहले आपको बताया गया है कि उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन स्थानों पर शुरू की गई। इसके बाद जब इसकी मांग और बढ़ी तब इसको विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया। मतलब आगे की शिक्षा जो ग्रहण करना चाहता है, घर बैठे शिक्षा लेना चाहता है, उसके लिए ये व्यवस्था, इतने केंद्र स्थापित किए गए। अब हम पीछे चलते हैं एक बार, उसमें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, इसको छोड़ दिए थे ना। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर।
औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा में निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित शिक्षक क्या है? औपचारिक। निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम। निश्चित औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। औपचारिक शिक्षा में निश्चित स्थान होता है। स्थान क्या होता है? वो निश्चित होता है और इसमें समय भी निश्चित होता है, शिक्षक भी निश्चित होते हैं, पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है और हमारा उद्देश्य भी निश्चित होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की भांति अनौपचारिक शिक्षा में पाबंदी नहीं होती है। दूसरा, जिन वस्तुओं से हम अनुभव लिए जाते हैं वह शिक्षक, जो अनुभव लेते हैं वह छात्र होते हैं। शिक्षा जीवन प्रतिक्षण क्षण अनुभव की सामग्री है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, अगर लिखना है या तो मिठा के लिखें। यह मुक्त शिक्षा, इसमें समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक परीक्षा, समय तालिका, का स्थान, स्थान आदि नहीं है। ये है क्या? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। आगे अगला है हमारा, अगला पाठ है क्या? प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, अनौपचारिक शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा। यही है ना? इसमें पहला है वैदिक कालीन शिक्षा। इसमें क्या है? पहला वैदिक कालीन शिक्षा।
अनौपचारिक शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा। यह है हमारा अध्याय 5 में। पृष्ठभूमि। सबसे पहले क्या आता है हमारी प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि क्या है? हमने अनौपचारिक शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा के बारे में इसके पहले कुछ जाना है। तो पृष्ठभूमि प्रारंभिक शिक्षा, जब हमारी शुरुआती शिक्षा की पृष्ठभूमि कैसी थी, यही पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में इस तथ्य को हम भली भांति का मतलब अच्छी तरह से अवगत थे या जानते थे। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को, इसमें क्या है, शिक्षा के द्वारा, शिक्षा शब्द आता है ना, हमारे पृष्ठभूमि क्या है? शिक्षा। शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति के अंदर व्यक्तियों में या व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। हमारी प्राथमिक शिक्षा की यही पृष्ठभूमि होती है कि हम बच्चों के अंदर उनका सर्वांगीण विकास करें। तो इसमें है 3। पहला है वैदिक कालीन शिक्षा। हम प्रारंभ से अगर शिक्षा की व्यवस्था को देखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। पहला क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। सर्वप्रथम प्रारंभिक शिक्षा में हम वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को पढ़ेंगे। भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहते हैं, या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से जानते हैं। जिस नाम से यह स्पष्ट होता है, वैदिक कालीन शिक्षा मतलब वेदों से संबंधित शिक्षा, वेदों के द्वारा प्रचलित शिक्षा या वेदों के आधारित शिक्षा। हम शिक्षा ग्रहण कैसे करते थे? गुरु के यहाँ जाकर के या गुरुकुल में रह कर के। वो स्थान कैसा होता था? गांव से नजदीक लेकिन एकांत में होता था, जहां हमें सारी सुविधा मिल सके। तो वैदिक कालीन शिक्षा में हम यही पढ़ेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा जो वेदों पर आधारित थी, इसमें ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी जिसका स्रोत केवल वेद था। वेद हमारे भारतीय व्यवस्था में वेद 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन? हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद,
तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में चार क्या है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ये हैं 4 वेद। लेकिन इसके साथ साथ 4 आश्रम भी। वैदिक काल में 4 आश्रमों की भी व्यवस्था की गई। तब हमें शिक्षा किस प्रकार से देनी है, किन किन को देनी है, ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में एक व्यवस्था निश्चित होती थी कि हमें शिक्षा किस प्रकार से देनी है, किसको देनी है, कैसे देनी है। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करने के लिए या वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने या गुरुकुल में जाने के लिए आपको आपकी उम्र कम से कम आयु 5 वर्ष होनी आवश्यक है। जब बच्चों की उम्र 5 वर्ष की हो जाती थी, उसमें भी जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब लोगों के लिए अलग अलग आयु निर्धारित की गई। ब्राह्मण के लिए 5 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 8 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। ये व्यवस्था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में ये व्यवस्था की गई थी कि ब्राह्मण, अगर आप ब्राह्मण के घर के ब्राह्मण के बच्चे हैं तो उनको 5 वर्ष में गुरुकुल में आप भेज सकते हैं। अगर आप क्षत्रिय के घर के तो आप उनको 8 वर्ष की आयु में, अगर वैश्य हैं तो उनको 12 वर्ष की आयु में भेज सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है? ज्ञान व अनुभव पर बल। ज्ञान व अनुभव पर बल। वैदिक कालीन शिक्षा में लिखित व्यवस्था नहीं थी, सब व्यवस्था कैसी थी? मौखिक। गुरुकुल में जाने के बाद बालक को जो पढ़ाया जाता था, जो सिखाया जाता था, जो वेदों का ज्ञान कराया जाता था, वो बालक केवल गुरु वेदों को पढ़ता था, छात्र उसको सुनता था, सुन के फिर उसका मनन करता था, फिर उसको अपने जीवन या व्यवहारिक जीवन में उसको प्रदर्शित करता था। तो ज्ञान, उस मतलब ज्ञान का अनुभव, उसको कितना ज्ञान है, ज्ञान का अनुभव कैसे होता है? जैसे हम कहते हैं कि फला व्यक्ति को ज्ञान बहुत है। ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए या ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए उसको लोगों के समक्ष इकट्ठा होता है। जब किसी विद्वान के सामने आप इकट्ठा होंगे या बैठेंगे, अगर किसी विद्वान के द्वारा पूछा गया प्रश्न, उन प्रश्नों का आप उत्तर देते हैं, तब उससे लगता है कि आपको अनुभव है, आपको ज्ञान है। इस प्रकार से बालकों के अंदर ज्ञान और अनुभव का शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर ज्ञान को प्रकाशित किया जाता है।
दूसरा है चित्त वृत्तियों का विरोध। चित्त वृत्तियां क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध। निरोध का मतलब विरोध, मतलब उसको निकाल दिया जाए। जो आपके अंदर जो भी अवगुण हैं, जो भी दोष हैं, उसको निकाल दिया जाए। जैसे हम जानते हैं शरीर और आत्मा, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अजर और अमर है, लेकिन शरीर मिट्टी है, वो नष्ट हो जाती है। आत्मा अजर और अमर है, इसको हम मानते हैं। हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकली है, लेकिन वो मरी नहीं है, दूसरे शरीर में फिर चली गई। तो वो क्या है? जैसे जो नाश्वर चीज है उसको त्याग करके जो अच्छी चीज है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। फिर आता है चरित्र निर्माण। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में सभी छात्रों को, सभी शिष्यों को, गुरुकुल में जितने भी शिष्य होते थे, जब उनको चरित्र की शिक्षा दी। आपका चरित्र अगर अच्छा है, आप कहीं भी किसी स्थान पर आप बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आपका चरित्र खराब है तो आप किसी के यहाँ, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी कि बालकों के अंदर चरित्र निर्माण की भावना का विकास किया जाए, जिससे वे समाज में रह करके और लोगों को शिक्षित करें, अच्छी शिक्षा दें, उनको ईश्वर में, धर्म के प्रति आस्था जागृत करें। ये वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था कि हम बच्चों के अंदर या व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण करेंगे, अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे, धार्मिकता का विकास करेंगे, सामाजिकता का विकास करेंगे, जिससे हमारा देश, हमारा समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो। यही इनका वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य है। बस।